हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को कवर करेंगे, जो जीएफआर के रूल 224 से 227 में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूल 224 को देखते हैं। रूल 224 में दिया हुआ है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी गवर्नमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट है या परचेज ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है या कंसल्टिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है या नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा अथॉरिटी क्या करेगा, साइन करेगा। कौन सी अथॉरिटी साइन करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को? तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल दिया हुआ है 299(1). ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। इस आर्टिकल में किसको पावर दिया गया है? प्रेसिडेंट को। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है क्या करने का, ठीक है, साइन करने का। प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है क्या करने का? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, इस पावर को क्या कर देता है? डेलीगेट कर देता है। किसको डेलीगेट कर देता है? तो जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा उसको क्या कर देता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, उसको डेलीगेट कर देता है। और ये पावर प्रेसिडेंट का जो एक काम है, डेलीगेशन का काम ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो लीगल अफेयर्स है, जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, वो जो है क्या कर रहा है? नोटिफिकेशन के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे कौन सा ऑफिसर साइन कर सकता है, उसका नोटिफिकेशन निकालता है, ठीक है। आगे है कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अगला क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ है कि जो है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगा? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट सारे जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, और जो भी अथॉरिटी साइन करेगा, ठीक है, उसके बाद जो है साइन के बाद जो है क्या होगा? साइन के बाद लिखिएगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये लिखेगा साइन के ठीक नीचे। साइन के ठीक नीचे क्या लिखेगा? लिखेगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो अथॉरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को साइन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हमारा अगला रूल है रूल 225, जिसमें दिया हुआ है जनरल प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में जनरल प्रिंसिपल्स जो है क्या क्या होंगे, मतलब उसमें क्या क्या रहेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है उसमें क्या क्या हो सकता है? तो उसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो काम करवाना है, ठीक है, उसका डिटेल्स मेंशन रहेगा, उसका जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसमें क्या रहेगा? तो उसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या रहेगा? तो लिक्विडिटी डैमेज के बारे में रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसका जो पहला क्या दे रखा है? परचेज अप टू 2.5 लाख। जैसे जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कर सकती है? अप टू 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख तक क्या कर सकती है? परचेज ऑर्डर के द्वारा क्या कर सकती है? परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर के द्वारा क्या कर सकती है? ठीक है, परचेज कर सकती है किसका? गुड्स का, ठीक है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अप टू 2.5 लाख परचेज ऑर्डर के द्वारा परचेज कर सकती है गुड्स का, ठीक है। और उसमें जो भी परचेज ऑर्डर के द्वारा जो परचेज ऑर्डर होगा
जो परचेज ऑर्डर होगा उसी में क्या होगा, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेगा। क्या रहेगा, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। ठीक है, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेगा। ठीक है, इसमें जो है इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। जो परचेज ऑर्डर के द्वारा जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट 2.5 लाख तक कोई सामान खरीदेगा तो उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। जो परचेज ऑर्डर होगा उसी में बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, हमारा अगला पॉइंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर जो है ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच रहेगा। चाहे वो वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट हो या परचेज ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, या कंसल्टिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 1 लाख से 10 लाख के बीच का रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है क्या है, जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगा, तो उसके अलावा इसमें स्कोप ऑफ वर्क भी रहेगा। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क भी रहेगा। जो टेंडर डॉक्यूमेंट जैसे 1 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होना है, जो टेंडर डॉक्यूमेंट निकालते हैं उसमें क्या जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन रहेगा, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन रहेगा, स्कोप ऑफ वर्क भी मेंशन रहेगा। और ये जो है टेंडर डॉक्यूमेंट में अगर मेंशन रहा होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, जो भी वर्क ऑर्डर जिसको हम अवार्ड करेंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगा वही जो है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही जो है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी इसमें दिया हुआ है कि अलग से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। हम जैसे टेंडर जिस समय इशू किए थे उसी समय उसमें अगर जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्कोप ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी तो बाद में जो भी अवार्ड बीन करेगा उसको हम क्या दे देंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देंगे। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में ये जीसीसी एससीसी क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही बाइंडिंग लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगा। अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे। ठीक है, परचेज पहला आप क्या देखे थे कि अप टू 2.5 लाख तक परचेज ऑर्डर के द्वारा कर देंगे, उसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा। जो परचेज ऑर्डर है उसी में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेगा। इसमें है कि 1 लाख से 10 लाख तक अगर कोई वर्क ऑर्डर इशू करते हैं, 1 लाख से 10 लाख तक अगर जो है वर्क्स का या परचेज ऑफ गुड्स का अगर किसी को टेंडर देते हैं तो उसमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगा, बशर्ते टेंडर डॉक्यूमेंट जब इशू हुआ था उसमें जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्कोप ऑफ वर्क मेंशन रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एबव 10 लाख वर्क्स ऑफ परचेज। जैसे इसमें है कि 10 लाख से ऊपर का चाहे वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट हो या परचेज ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, ये रहेगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें जो है सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ये जो सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें ऑल नेसेसरी ठीक है, ऑल नेसेसरी प्रोविजन होगा। जो भी ज़रूरत है वो सारा प्रोविजन जो है सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। ठीक है, और जो है सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। लेकिन इसमें है कि टेंडर के टाइम पे क्या है, टेंडर इशू हुआ होगा उसके टाइम पे अगर जो है जो डॉक्यूमेंट टेंडर इशू के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है
उसमें जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है उसमें अगर जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क अगर मेंशन था तो उस केस में एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे उसके साथ अटैच कर देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। यानी इसमें दिया हुआ है कि 10 लाख से ऊपर का रहेगा तो सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसमें सारा नेसेसरी प्रोविजन मेंशन होगा। अगर टेंडर इशू के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ था उसमें जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्कोप ऑफ वर्क ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन होंगी, तो इसमें सिर्फ क्या होगा एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा, वही उसी से काम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये सारी चीज़ें मेंशन रहेगी तो है कि वन पेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वही साइन होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, तो वो है कि जो टर्न की प्रोजेक्ट है, मेंटेनेंस एग्रीमेंट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा ही होगा। टर्न की प्रोजेक्ट समझ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट को मान लीजिए सेंट्रल विस्टा, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि सेंट्रल विस्टा अभी जैसे मान लीजिए बन रहा है, तो गवर्नमेंट जो है मान लीजिए टाटा कंपनी को क्या दे दी है, कॉन्ट्रैक्ट दे दी है कि भाई आपको क्या करना है, पूरा बिल्डिंग को बनाना है और बना के सब कुछ फिनिशिंग विनिशिंग करके टाइल्स पाइल्स और जो उसमें सारा डेकोरेशन करने के बाद हमें सिर्फ चाबी देना है आपको, मतलब की दे देना है कि अब आप इसको यूज करिए, तो वो हो गया टर्न की प्रोजेक्ट या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा ही होगा। उसके अलावा जो भी मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है उसमें भी साइन होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी क्या होता है, साइन होता है। तो ये जो ऊपर दिया हुआ है इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या करना है, एग्रीमेंट साइन करना, क्या करना, साइन करना कंपलसरी है, क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, टाइम लाइन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, टाइम लाइन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए किसी को हम क्या कर दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए हैं, तो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो जारी कर दिए हैं, तो वो जो टाइम लाइन क्या है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने का, तो टाइम लाइन है 21 डेज, 21 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ क्या है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। यानी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो भी इशू हुआ है उसके 21 दिन के भीतर क्या हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तब तक काम भी शुरू नहीं होगा। तो इसमें है कि नो वर्क कैन बी कमेंस्ड, नो वर्क कैन बी कमेंस्ड विदाउट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के साइन हुए बिना वो काम शुरू ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं और 21 दिन भी क्या हो गया है, क्या हो गया, लैप्स हो गया है, उसके बावजूद भी अगर साइन नहीं होगा तो क्या कर देंगे, जो अवार्ड है उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, अवार्ड को रिजेक्ट कर देंगे और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है उसको क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे, क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि भाई जब अवार्ड जो है ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिए उसके 21 दिन के भीतर जो है क्या कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए हुए कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता है, और इसमें 21 दिन के भीतर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है तो उस केस में क्या करेंगे, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको रिजेक्ट कर देंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे,
ठीक है, और फिर से टेंडर फ्लोट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमारा है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वो एक ही वीडियो में मैं सारा जो है इसका जो मेन पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हम कवर किए हैं, और इसका हर पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से आएगा तो नहीं छूटेगा। तो हम देखते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है कि जैसे जो सप्लायर है, जो भी सप्लायर है, ठीक है, जो सप्लायर है उसको जो भी पेमेंट करना है, जो भी सप्लायर है, जो सप्लायर है उसको पेमेंट करना है किसका? गुड्स का, ठीक है, गुड्स का, या जो भी गुड्स का अगर करना है, पेमेंट करना है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो इसका जो क्या होगा, इसका जो प्राइस होगा, गुड्स का जो प्राइस होगा, वो प्राइस जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? प्रोडक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट, ठीक है। यानी जो भी सप्लायर को जो भी पेमेंट जाना है, जो भी गुड्स का पेमेंट जाना है, और उसका जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड हो रहा है? तो उस एक यूनिट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्लस उस पे जो प्रॉफिट होगा, एक यूनिट पे जो प्रॉफिट है वो, इस तरह से अगर जो है क्या हो रहा है, कॉस्ट अगर डिसाइड हो रहा है, इस तरह से अगर पेमेंट डिसाइड हो रहा है, तो इस केस को इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो भी सामान है उसका जो कॉस्ट होगा वो तो है ही, उसके अलावा जो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो भी पर यूनिट या जो है परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी होगा वो जो है अगर हम पे करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है, और जो है रेयर अगर करना भी है तो जस्टिफिकेशन के साथ करना है, ठीक है, रेयर केस में। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि व्हेन प्राइस वेरिएशन क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड। जैसे अब ये क्या आ गया? प्राइस वेरिएशन क्लॉज। देखिए, प्राइस वेरिएशन क्लॉज का मतलब है कि जो है जो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन होगा तो उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्या होता है? डालना होता है। तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज जनरली हम डालते नहीं हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी में प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालना होता है। तो जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज है वो कब डालेंगे? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, ठीक है, अगर वो 18 मंथ्स, ठीक है, 18 मंथ से ज़्यादा का होगा, 18 मंथ से क्या होगा? ज़्यादा का होगा, ठीक है, तभी क्या करेंगे? प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में, ठीक है, अन्यथा नहीं करेंगे। प्राइस वेरिएशन क्लॉज कहाँ करेंगे? जहाँ 18 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जहाँ जो है, अब मान लीजिए 18 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, अगर प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं डालेंगे तो जो सप्लायर है उसका नुकसान होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है क्या हो जाता है, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब बढ़ जाता है, इसलिए प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है कि जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डालेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो फिक्स कर देंगे, और मिनिमम वेरिएशन कितना होगा वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम है, GFR में मैक्सिमम लिमिट तो नहीं दिया हुआ कितना फिक्स करना है, ठीक है, वो जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है क्या कर दी है, 10% जो है क्या कर दी है? मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या कर दी है? फिक्स कर दी है 10%,
क्या कर दी है, 10% जो है प्राइस वेरिएशन का मैक्सिमम लिमिट क्या कर दी है, 10% कर दिया है। 10% या तो हाई होगा या 10% लो होगा, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी है। और जो है जो मिनिमम है, जो मिनिमम वेरिएशन बोल रहा है कि मिनिमम वेरिएशन जो है वो कितना से जो है ज़्यादा होगा तब हम जो है क्या करेंगे, उसका बेनिफिट सप्लायर को देंगे। तो जो मिनिमम वेरिएशन है, जो मिनिमम वेरिएशन है वो है 2%। 2% से, ठीक है, 2% से अगर कम होगा, मिनिमम 2% है, यानी 2% या उससे ऊपर रहेगा तभी इसका बेनिफिट हम सप्लायर को देंगे। अगर लेस देन 2% होगा, लेस देन 2% होगा तो सप्लायर को कोई भी बेनिफिट क्या है, सप्लायर को, ठीक है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या होगा, बेनिफिट, ठीक है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है सीलिंग जो है मैक्सिमम लिमिट का क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं 10%। मैक्सिमम लिमिट की 10% से ज़्यादा प्राइस वेरिएशन हम नहीं रखेंगे। ले GFR में मिनिमम जो है ना दिया हुआ है, मिनिमम क्या दिया हुआ है कि मिनिमम 2% से अगर ज़्यादा प्राइस वेरिएशन, 2% या उससे ज़्यादा प्राइस वेरिएशन होगा तभी हम सप्लायर को इसका बेनिफिट देंगे। लेस देन 2% अगर जो है प्राइस वेरिएशन होता है तो उसका बेनिफिट हम जो है सप्लायर को नहीं देंगे। और इसमें जो है कि जो प्राइस जो है ना, जैसे मान लीजिए कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्राइस कम हो रहा है तो उसका बेनिफिट जो है किसको, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लायर को मिलेगा, प्राइस कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट में वेयर प्राइस वेरिएशन इज नॉट एप्लीकेबल। प्राइस वेरिएशन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जब एडवांस पेमेंट कर देंगे, ठीक है, एडवांस पेमेंट अगर हम कर देते हैं, एडवांस पेमेंट के केस में प्राइस वेरिएशन का क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सप्लायर को प्राइस वेरिएशन का बेनिफिट जो है क्या होगा, सप्लायर को नहीं मिलेगा एडवांस पेमेंट के केस में। दूसरा है कि मान लीजिए क्या कर दिया है, शेड्यूल्ड जो है, शेड्यूल्ड डेट ऑफ डिलीवरी, जो शेड्यूल डेट ऑफ डिलीवरी है उसके बाद, जो शेड्यूल डेट ऑफ डिलीवरी है उसके बाद अगर जो है क्या होता है, सामान डिलीवरी होता है, उसके बाद जो है गुड्स क्या होता है, ठीक है, डिलीवर होता है, गुड्स डिलीवर होता है, तो उस केस में भी क्या होगा, प्राइस वेरिएशन का बेनिफिट जो है किसको नहीं मिलेगा, सप्लायर को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो शेड्यूल डेट ऑफ डिलीवरी था, उस शेड्यूल डेट ऑफ डिलीवरी में वो क्या है, गुड्स जो है सप्लाई नहीं कर रहा है, या जो है जो वर्क्स कंप्लीट करके देना था वो वर्क्स कंप्लीट करके नहीं दे रहा है, तो उस केस में जो है प्राइस वेरिएशन का बेनिफिट का लाभ जो है सप्लायर को नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो क्या है कि जो फोर्स मेज्योर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फोर्स मेज्योर के केस में क्या है, फोर्स मेज्योर का मतलब है जैसे फ्लड आ गया या जो है अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या मान लीजिए क्या हो गया, फायर हो गया, फायर लग गया, ठीक है, फायर जो है लग गया, आग लग गया, तो इस केस में जो ये जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में प्राइस वेरिएशन जो भी क्लॉज होगा उसका बेनिफिट क्या होगा, सप्लायर को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें इसका कोई दोष नहीं है, क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, किस में, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, अमेंडमेंट करके, और जो है इस केस में हम प्राइस वेरिएशन का फ़ायदा जो सप्लायर को दे सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अवॉइड करना होता है। क्या है, GFR में दिया हुआ है कि जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी लमसम कॉन्ट्रैक्ट है इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। लेकिन अगर जो है एक्सेप्शन केस में, जैसे इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया, तो एक्सेप्शन केस में करना है
तो हम जस्टिफिकेशन के साथ क्या है, जस्टिफिकेशन के साथ क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन के साथ ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट को क्या करना है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को क्या करना है, ठीक है, एक बिल्डिंग क्या करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लीजिए बोल देगी कि आपको जो है ना ये बिल्डिंग जो है 2 करोड़ में, जैसे 2 करोड़ में आपको ये पूरा बिल्डिंग बना के दे देना है। उसमें हमें मतलब नहीं है कि इसमें कितना मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, कितना लेबर का कॉस्ट लगेगा, कितना मशीन का कॉस्ट होगा, ये सब से हमको मतलब नहीं है। आपको 2 करोड़ में क्या कर देना है, ये बिल्डिंग को रेडी करके हमको दे देना है। तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और जीएफआर में बोला गया कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कंसीडर करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कॉपीज टू द ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसकी कॉपी, उसकी जो कॉपी है वो अकाउंट ऑफिसर को या ऑडिट ऑफिसर को, ठीक है, कब देंगे, कब देंगे, तो जब जो है 25 लाख, जब जो है 25 लाख क्या है, जब 25 लाख और एभव का, जब 25 लाख या एभव का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साइन होगा, साइन होगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 25 लाख या उससे एभव का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उस केस में एक कॉपी ऑडिट ऑफिसर को और अकाउंट ऑफिसर को हम भेज देंगे। ठीक है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर फीचर ऑफ क्लेम्स। इसमें है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर है उसको, ठीक है, विदिन क्या करना है, विदिन 3 ईयर्स, विदिन 3 ईयर्स जो भी उसका क्लेम है, ठीक है, जो भी उसका क्लेम है, बिल का जो भी क्लेम है वो विदिन 3 ईयर्स क्या कर देगा, क्या कर देगा, क्लेम कर देगा, सबमिट कर देगा। ठीक है, जो भी क्लेम हो विदिन 3 ईयर्स क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। ठीक है, और इसमें है कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स जो है उसका क्लेम क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका क्लेम, फॉरफिट, ठीक है, फॉरफिट हो जाएगा। तो क्या करना है कि विदिन 3 ईयर्स उसको अपना जो भी क्लेम है वो सबमिट कर देना है। आफ्टर 3 ईयर्स क्या कर देगा, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसका सारा का सारा क्लेम फॉरफिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लीगल एडवाइस। जैसे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए साइन हुआ है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मान लीजिए स्कोप ऑफ वर्क रहता है, क्या रहता है, स्कोप ऑफ वर्क रहता है, और क्या रहता है, जनरल कंडीशन ऑफ वर्क रहता है, स्पेशल कंडीशन ऑफ वर्क रहता है। ठीक है, उसके अलावा क्या रहता है, तो लिक्विडिटी डैमेज का भी क्या रहता है, लिक्विडिटी डैमेज का भी क्या रहता है, क्लॉज रहता है। लिक्विडिटी डैमेज का मतलब है कि जो टाइमलाइन दिया गया है डिलीवरी करने के लिए, डिलीवर करने के लिए वर्क्स या गुड्स को, उस टाइमलाइन को अगर ब्रीच करता है तो उस केस में क्या होगा, पेनाल्टी लगेगा उस पर, तो उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी डैमेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। अब मान लीजिए किसी तरह का इसमें डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए किसी तरह का जो है डिस्प्यूट हो जाता है, किसके बीच, जो है गवर्नमेंट के बीच और सप्लायर के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को जो भी गवर्नमेंट का इम्प्लाई होगा, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगी वो क्या करेगी, जो है जो इस पे जो है आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है उसके पास जाना होगा या कोर्ट में केस फाइल करना होगा, उससे पहले उसको क्या करना है, लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा, किससे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। ठीक है, तो यही है कि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में होता है, किसके बीच में, सप्लायर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, तो अगर गवर्नमेंट जो है क्या करती है,
अगर जो है अगर जो है गवर्नमेंट या सप्लायर कोई भी जाएगी तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो लीगल एडवाइस लेने के बाद ही कोई काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है का एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी पॉइंट था सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसमें से हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है और हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आर्बिट्रेशन अवार्ड है। आर्बिट्रेशन अवार्ड होता क्या है, तो मान लीजिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट या जो है सप्लायर के बीच में अगर क्या हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट जो है क्या हो जाता है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसके पास चला जाता है। और वो जो ट्रिब्यूनल है वो किसके फेवर में, वो जो है सप्लायर के फेवर में डिसीजन दे देता है। क्या कर देता है, डिसीजन अगर सप्लायर के फेवर में दे देता है, क्या कर देता है, सप्लायर के फेवर में डिसीजन दे देता है। कौन, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अगर सप्लायर के फेवर में डिसीजन दे देगा और उस डिसीजन को क्या कर देगी, अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उस डिसीजन को चैलेंज करेगी, क्या करेगी, चैलेंज करेगी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उस केस के रिगार्डिंग जो है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसको जानना है। तो पहला तो इसमें है यही कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट चैलेंज्ड आर्बिट्रल अवार्ड्स एंड द पेमेंट इज विथहेल्ड। जैसे मान लीजिए जो ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, वो बोल दिया गवर्नमेंट को कि आपको 100 करोड़ जो है ना, बोल दिया कि 100 करोड़ आपको सप्लायर को देना है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम इस ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उस केस में जो 70% अमाउंट है 100 करोड़ का, वो जो आर्बिट्रल अवार्ड है जो 100 करोड़ का, उसका 75% जो है जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी है कॉन्ट्रैक्टर को देना। ठीक है, जैसे जो ट्रिब्यूनल जो है किसके पक्ष में फैसला सुना दिया, तो सुना दिया है सप्लायर के पक्ष में। और आप चैलेंज भी करिएगा, तो चैलेंज करिएगा और उस ऑर्डर पे अगर स्टे लग जाता है आर्बिट्रेशन वाला ऑर्डर पे, तो स्टे लगेगा तो केस तो चलते रहेगा। लेकिन क्या करना है आपको, उसके दौरान जो है केस चलने के दौरान आपको क्या करना है, मतलब केस तो चलते रहेगा लेकिन आपको 75% ऑफ जो भी आर्बिट्रल अवार्ड होगा, यानी मान लीजिए 100 करोड़ किया है तो 75 लाख रुपए आपको कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि 75% ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ अवार्ड। ठीक है, यानी उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, वो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर को पेड करना है। और ये जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेड करेगी उसके अगेंस्ट में वो बैंक गारंटी ले सकती है सप्लायर से। ठीक है, और ये जो बैंक गारंटी होगा वो जो 70% ऑफ द अवार्ड ऑफ द अमाउंट होगा, सिर्फ उसी का बैंक गारंटी जो है सप्लायर से लेगा। और जो उसी का लेगा, उस पर जो इंटरेस्ट जो फ्यूचर में एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, इन केस जो है गवर्नमेंट जीत जाती है केस, तो उस केस में अगर लौटाना होगा और उस पर जो इंटरेस्ट होगा उसका बीजी नहीं लेगा। बीजी जो है ना सिर्फ 75% जो है, यानी 75 लाख का बीजी ही सप्लायर से लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है वो क्या है, तो इसमें अगला पॉइंट है कि जो 75% जो है ना, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो जो पैसा जमा करेगी क्या करेगी, एस्क्रो अकाउंट होता है इसके रिगार्डिंग। क्या होता है, एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है। उस एस्क्रो अकाउंट में क्या करेगी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का अगर अवार्ड था आर्बिट्रल अवार्ड, तो उसका 75% 75 लाख रुपए किस में जमा कर देगी, एस्क्रो अकाउंट में कर देगी। और उस एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा जमा होगा 75 लाख रुपए, उसको किस तरह से जो सप्लायर है वो यूज करेगा, तो सबसे पहला पेमेंट वो करेगा वो लेंडर्स का करेगा। लेंडर्स का मतलब जैसे मान लीजिए कहीं से गिट्टी लाया होगा, सीमेंट लाया होगा, बालू लाया होगा, तो सबसे पहले उसका पेमेंट करेगा। ठीक है, दूसरा में है उसके बाद क्या करेगा, जो करेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उस करेंट प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, वो करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है
तीसरा स्टेप है कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का और अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर ये दोनों पेमेंट होने के बाद पैसा बचता है तो उस प्रोजेक्ट पे क्या करेगा, वो पैसा खर्च करेगा। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कर लेगा, वो जो है जो जो बैंक जो है ना क्या किया था, जो लीड बैंकर होगा जो पैसा दिया था और जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेकर के जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पैसे को यूज कर लेगा। ठीक है, यानी पहला लेंडर्स को पे करेगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का कोई दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करेगा। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको यूज कर लेगा मिनिस्ट्री और बैंकर्स के अप्रूवल लेकर के। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, आगे आगे दे रखा है कि मान लीजिए जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वगैरह क्या कर लेते हैं, हम लोग रोक लेते हैं। ठीक है, सप्लायर का। तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का, यानी जैसे मान लीजिए काम पूरा हो गया और 60 दिन भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या करना है, जो भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का पैसा होगा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास या कोई अन्य सिक्योरिटी मनी होगा तो उसको क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। उसके बदले में क्या कर लेगा, बैंक गारंटी ले लेगा। जो पैसा रिलीज करेगा बैंक गारंटी क्यों लेगा, क्योंकि वो जो केस है वो केस तो अभी चल ही रहा है, वो केस तो फाइनलाइज हुआ नहीं है। ठीक है, इन केस अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के फेवर में आ जाएगा तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फिर क्या करेगी, बैंक गारंटी रहेगा तभी तो पैसा वसूल करेगी, तो इसीलिए लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ये वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।